हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपने वादे के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे लिखे। और उस दिन मैंने जो MHD09 की किताब को पढ़ करके ढेर सारे कंटेंट्स को अंडरलाइन कर रखा था, उसको कैसे क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने लिखा है, इसको भी मैं आज आपको पढ़ के और लिख करके बताऊंगी। और ये है मेरा एक रफ पेपर जो मेरे MHD09 का था, और उसका एक क्वेश्चन है, कथा की लिखित परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो ये मैंने पेपर को A4 साइज़ के पेपर को चारों कॉर्नर से पहले तो लाइन खींच करके स्पेस छोड़ दिया है। और असाइनमेंट्स ऐसे ही लिखना चाहिए, हर बारी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा खंड आप लिख रहे हैं, कौन सा पेपर आप लिख रहे हैं, उसको हेडिंग के रूप में ऊपर में लिख देना है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ MHD09 कहानी, स्वरूप और विकास। ये मेरे MHD09 की किताब का नाम है, टाइटल है। तो ये लिखने के बाद से खंड लिख लेना है कि कौन सा खंड मैं लिख रही हूँ। तो मैं अभी खंड क लिख रही हूँ, तो उसको भी हेडिंग डाल देना है कि मैं खंड क के क्वेश्चंस का अभी आंसर देने के लिए प्रिपेयर हूँ। तो उसको लिखने के बाद से यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना है, कथा की लिखित परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मैं आंसर लिख करके, और जो मैंने किताब में अंडरलाइन किया है, तो कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट आप वहीं से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले उसकी भूमिका बनानी होती है। तो यहाँ मैं लिखूंगी कि कथा क्या होती है। तो मैंने लिखा है कि कथा के व्युत्पत्ति के आधार पर कथा संस्कृत की कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ कथन या वर्णन करना होता है। इतना मैंने लिख दिया, यानी कि ये हो गया कथा क्या होती है। और उसके बाद से अब लिखना है कथा का मूल स्वरूप। हम पहचानेंगे कैसे कि फला चीज कथा है। तो एक हेडिंग डाला है मैंने, कथा का मूल स्वरूप। उसके बाद से अभी मैं लिखूंगी इसके बारे में। तो कथा की मूल प्रकृति और पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उसमें 3 बातें प्रमुख होती हैं, जिन्हें हम तत्व की संज्ञा देते हैं। अतः कथा के 3 तत्व, मतलब हम कह सकते हैं कि कथा की 3 प्रमुख बातें जो हैं वो कथा के 3 तत्व होते हैं। फिर मैंने लिखा, अतः कथा के 3 तत्व हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं? घटनाएं, उनका समयानुक्रम और दिक् में आबद्ध होना। मतलब कि कोई कथा कैसी घटनाएं हैं, उसका समय क्या है घटनाओं का, और उसकी दिशा कहाँ जा रही है, एक लय में होना चाहिए। तथा निरंतर औत्सुक्य का सृजन, अर्थात यदि घटना स्वयं में आश्चर्यचकित और बाद की घटना के प्रति कौतूहल पैदा करने वाली नहीं है, तो कथा भी बेकार है। मैंने कहा ना कि घटनाएं कौतूहल पैदा करनी चाहिए और उनका अपना एक निरंतरता होनी चाहिए। तो वही लिखा है किताब में, तो मैंने उसको छांट के अलग कर लिया, जिससे कि जो भी पढ़े उसको इसका अर्थ समझ में आए। बेवजह ऐसे ही कहीं से कोई टॉपिक उठा करके लिख दिया हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि बाद की घटना के प्रति अगर कौतूहल पैदा करने वाली नहीं है तो कथा भी बेकार है। घटनाओं की श्रृंखला में कोई भी कड़ी सुपरिचित और सामान्य घटना के रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि कहाँ कथा अरोचक हो जाए ये पता नहीं चलेगा। जब घटनाएं समाप्त हो जाती हैं तो कथा भी समाप्त हो जाती है। कथा को जो 3 तत्व में बांटा गया है, तो उसमें घटनाओं का आप समझ सकते हैं इसको पढ़ने के बाद कि कितना इम्पोर्टेंस है। तो जब तक घटनाएं हो रही हैं तब तक समझिए कि कथा चालू है, कथा अभी आगे भी कंटिन्यू होगी। घटनाएं समाप्त हो जाती हैं, इसका मतलब कि अब हमारी कथा समाप्त हो गई है। तो इतना लिखने के बाद
मैंने भूमिका बना ली है, कथा क्या होती है, कथा का मूल स्वरूप कैसा होता है। अब हम आएंगे जो मेन क्वेश्चन है कि कथा की लिखित परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो अब मैंने हेडिंग डाला है कथा की लिखित परंपरा। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि कथा की लिखित परंपरा क्या होती है, कहाँ से शुरू हुई है। तो उसके बाद मैंने बुक से जो छांटा था उसको लिखा है, कथा की लिखित परंपरा का आरंभ कब हुआ इसका कोई निश्चित और प्रमाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। वेद, उपनिषद और पुराण स्मृति परंपरा में आते हैं। स्मृति परंपरा में मतलब किसी ने सुनाया और फिर उसको किसी ने याद कर लिया, फिर जिसने याद किया है फिर वो किसी को आगे कंटिन्यू करेगा, तो इस तरह से। अतः उनमें आई कथाएं भी कहने सुनने की परंपरा में ही आएंगी। वाल्मीकि रचित रामायण भी कदाचित इसी परंपरा में आएंगी, क्योंकि लवकुश द्वारा उसे राजा राम के दरबार में सुनाए जाने का ही उल्लेख है। संभवतः महाभारत पहली लिखित कथा या आख्यान है। तो लिखित परंपरा में पहला कौन सा ऐसा महापुराण या जो महाकाव्य है जिसको लिखा गया, तो उसको भी कहीं सुनाई बातों के अनुसार महाभारत को ऐसा माना जाता है कि पहली लिखित कथा या आख्यान है। तो अब हम इतना परिचय दे दिए कि लिखित परंपरा शुरू कहाँ से हुई। उसके बाद हम लिखेंगे महाभारत के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ इम्पोर्टेंस दिया है अंडरलाइन करके महाभारत को पहली लिखित कथा। तो अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे महाभारत का। तो अब मैंने लिखा है महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व सन 800 से 100 माना जाता है। इसका पहला पाठ जय ईसा पूर्व 800 में तथा दूसरा पाठ ईसा पूर्व 500 में और तीसरा पाठ महाभारत ईसा पूर्व 200 से 100 में रचा गया। किसने रचा ये बातें हमें कहाँ से पता हैं, इसके लिए आगे कंटिन्यू है। उग्रश्रवा ने नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक जारी यज्ञ सत्र में उपस्थित ब्रह्म ऋषियों को यह कथा सुनाई थी। उन्होंने स्वयं यह कथा महर्षि वैशंपायन से सुनी थी। तो जैसा मैंने ऊपर लिखा है कि कथा की लिखित परंपरा में सारे वेद, उपनिषद और जो भी महाकाव्य थे वो पुराण सभी स्मृति परंपरा में आते थे, मतलब सुनी सुनाई। तो ये लिख लिया। उसके बाद जैसे वैशंपायन को कैसे सुनाया गया था, तो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपावन व्यास द्वारा रचित यह महाभारत की कथा सुनाई थी। तो उग्रश्रवा यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हुए उग्रश्रवा के अनुसार महाभारत की रचना करके व्यास जी यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ की जानकारी तथा अध्ययन कैसे कराऊं, क्योंकि उन्होंने मन में ही उसकी रचना कर रखी है, अभी तक उसको लिखित रूप में कहीं पे नहीं लाया गया है। व्यास जी ने यह ब्रह्मा जी से अपने महाकाव्य की रचना की बात बताई। ब्रह्मा जी ने ही व्यास जी को अपना काव्य लिखवाने के लिए गणेश जी को स्मरण करने के लिए कहा तथा व्यास जी ने गणेश जी के उपस्थित होने पर उनसे अपने ग्रंथ का, जिसकी उन्होंने मन ही मन रचना कर ली थी, लेखक बन जाने का आग्रह किया। मैंने कहा ना कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना अपने मन में ही की थी, लेकिन उसके लिखित रूप को लाने के लिए उन्होंने मन में बहुत सारा विचार किया, किसको बताऊं, कैसे लिखवाऊं, कौन लिखेगा, ऐसे विचार कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी समस्या को ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने उनको एक सलाह दिया कि आप इस बारे में गणेश जी से क्यों नहीं संपर्क करते हैं। तो गणेश जी ने मतलब व्यास जी ने गणेश जी को स्मरण किया, याद किया। तो उनकी याद करने पर गणेश जी उपस्थित हुए। फिर गणेश जी ने भी तैयार तो हुए लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। फिर व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी। तो ये कहानी को लिखित रूप में लाने के लिए जो शर्त रखी गई उसके अनुसार आगे इसको कैसे कंटिन्यू करना है कि जब गणेश जी ने लेखक बन जाने के लिए स्वीकार किया उनका अनुरोध वेद व्यास जी का,
लेकिन एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी थी? उन्हें अपना ग्रंथ बिना रुके लिखाना होगा। किसको? व्यास जी को। व्यास जी बिना रुके गणेश जी से बोलते जाएंगे और गणेश जी लिखते जाएंगे। यदि वे कहीं रुक गए तो गणेश जी लिखना छोड़कर चल देंगे। ये था गणेश जी का शर्त कि मैं लिखूंगा तो, लेकिन आपको कंटिन्यू बोलना होगा। अगर आप कहीं रुक जाते हैं तो फिर मैं लिखना वहीं से छोड़ करके चला जाऊंगा। फिर व्यास जी ने भी अपनी तरफ से एक शर्त रख दी। तो व्यास जी ने क्या शर्त रख दी कि आपको श्लोकों का अर्थ बिना समझे नहीं लिखना है। इसी शर्त पर महाभारत लिखा गया। अब गणेश जी ने शर्त रख दी कि आप जो रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि लेकिन आपको बिना समझे लिखना भी नहीं है। तो इस तरह से शर्त पूरी हुई, दोनों लोग सहमत हुए लिखने के लिए। तो इस कथा से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाभारत की रचना तो श्रुति परंपरा में हुई थी, पर उसके व्यापक प्रसार के लिए स्वयं उसके रचयिता महर्षि व्यास ने उसे लिखित रूप देने में गणेश जी की सहायता ली। उसके बाद वाचन परंपरा की वस्तु बन गई, जिसमें लिखित कथा श्रोताओं को सुनाई जाती है। वाचन परंपरा मतलब पहले तो मन में उसकी रचना कर लिए थे, फिर उसको गणेश जी के द्वारा लिखित रूप दिया गया, और उसके बाद वो जो एक बार रचना हो गई, लिख दिया गया, उसके बाद से फिर उसको वाचन परंपरा में ले लिया गया एज अ स्टोरी, कथा के रूप में बच्चों को या शिष्यों को, बड़े ऋषि मुनियों को, जिसको भी सुनाना हो, इस तरह से कथा को सुनाना है मौखिक रूप में। तो इसलिए इसको वाचन परंपरा की वस्तु बन गई, ऐसा लिखा गया है। तो ये तो थी कि लिखित रूप में कथा की जो परंपरा थी, पहली कथा थी महाभारत। ऐसे ही दूसरी कथा है जो बहुत फेमस है, बड्ड कहा यानी बृहत कथा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। बड्ड कहा के बारे में भी कहा गया है, प्रथमतः भगवान शिव ने पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी। फिर गुडाढ़ ने इस कथा को 7 लाख श्लोकों में पैसाची प्राकृत में लिखित रूप दिया। पहले क्या हुआ, बड्ड कहा को भी मौखिक रूप में सुनाया गया। किसने सुनाया? भगवान शिव ने पार्वती जी को। फिर गुडाढ़ ने इसको लिखित रूप देने के लिए 7 लाख श्लोकों में इसका रचना कर दिया। तत्पश्चात राजा सातवाहन ने इसे नष्ट होने से बचाने के लिए 1 लाख श्लोकों का अनुवाद अपनी भाषा में ब्रैकेट में लिखा है संभवतः संस्कृत में। संभवतः संस्कृत का मतलब कि सातवाहन जो राजा थे उस समय संस्कृत चलती थी, इसलिए संभवतः लगाया गया है। इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। अंततः 11वीं शताब्दी गलती से मिस्टेक से लिखा है, इसलिए इसको काटना नहीं है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। 11वीं सदी ईस्वी में इसका वह पाठ निर्मित हुआ जो आज भी उपलब्ध है। यानी हमारे पास जो उपलब्ध है अभी, जो हम पढ़ पाते हैं, वो क्या है? जो 11वीं सदी ईस्वी में निर्मित हुआ है। यानी जो सातवाहन का था और जो गुडाढ़ का था वो हमें नहीं अवेलेबल है। बाद में काव्य शास्त्र में भामह ने गद्य काव्य को 2 भेद, कथा और आख्यायिका निश्चित किया। यानी कि अब लिखित परंपरा समझिए कंटिन्यू हो चुकी है। पहली क्या थी? महाभारत, उसके बाद बड्ड कहा, और उसके बाद से लिखित परंपरा शुरू हो चुकी है। तो भामा ने इसको 2 भागों में बांटा था, कथा और आख्यायिका। पहले की कथा कल्पित है, यानी कि जो कथाएं हैं, और दूसरे की ऐतिहासिक है, यानी जो आख्यायिका है वो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखती है। और ऐसे ही दंडी हैं, दंडी के अनुसार वस्तुतः ये सब एक ही जाति के हैं और इस जाति का नाम आख्यान है। यानी कि यहाँ पर भी अलग अलग वेदविदों द्वारा अलग अलग जो है टर्म दे दिया गया है। तो इस तरह से लिखित का हमने 2-4 उदाहरण लिख लिया। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में मैंने लिखा है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कथा का प्राचीनतम रूप मौखिक ही था, परंतु धीरे धीरे समय की मांग
तथा अपने रचनाओं का संग्रह करने की इच्छा या रचनाओं को प्रसारित करने की इच्छा से लिखित परंपरा की ओर अग्रसर होना ही एक निश्चय ही अच्छा कदम था। उसके बाद अब मैं दूसरा क्वेश्चन अंडरलाइन कर रही हूँ। अभी मैंने पेपर पे टिक कर लिया और उसके बाद से देखिए किताब का जो टॉपिक है वो उसमें ऐसे सब टॉपिक दिया हुआ है, तो फिर उसमें से मैंने पढ़ा, फिर उसमें जो मैंने पहले से पेज फोल्ड करके रखा है बुक में, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रही हूँ। तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को ऐसे लिख करके दिखाया है और आगे मैं लिखती रहूँगी। मुझे तो बहुत सारे एमएसजी लिखने। तो अब मैं चाय बिस्किट कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय।